वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड और कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही होंगी और काफ़ी अच्छा और आसान तरीके से आपको कंप्यूटर समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कुछ कवर अप करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। स्पेशली टारगेट तो दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स ही कवर अप कर पाएंगे ये प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को एचएसएससी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एचएसएससी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन PSSB वाले यानी पंजाब वाले या चंडीगढ़ वाले, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम आ ही रहा है अभी फिलहाल, उसके बाद चंडीगढ़ एएसआई का भी एग्जाम आ ही गया है, ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आ ही गई है, चलो एग्जाम देख लेंगे कब आएगा। फिलहाल ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। जिन लोगों को आंसर्स आते होंगे वो लोग फटाफट कमेंट कर देंगे, और बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा कंप्यूटर का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है तो ज़रा आप लोग लेवल देख लीजिए कहाँ तक आप लोग का प्रैक्टिस हो चुका है, अगर आप लोग आंसर्स कर पा रहे हैं, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटो ही यही है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर बात करते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS एक्सेल 2010 टू प्रीव्यू द वर्कशीट बिफोर यू प्रिंट। तो यहाँ पर हमको दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो प्रीव्यू, ऊपर से प्रिंट। तो प्रिंट प्रीव्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होता है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए प्रिंट के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कवर हो गया हमारा। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो काफी आसान है और एवरीबडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है। ये तो फटाफट आंसर कर देंगे हम, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और आंसर आ जाता है Ctrl+P। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट में डिफरेंस क्या है। तो जब आप लोग प्रिंट हार्ड कॉपी में चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना चाहते हैं, तब आप प्रिंट करते हैं ना, Ctrl+P प्रेस किया और पेज पर प्रिंट आउट निकल गया, सिंपल। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू क्या है कि जब पेज पर हार्ड कॉपी निकालने से पहले हम लोग अपने पीसी में ही देख रहे हैं कि जब ये हार्ड कॉपी पर निकलेगा प्रिंट आउट, तब ये किस तरीके का दिखेगा, उस चीज़ को हम किस में देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। प्रिंट आउट निकालने से पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जब हम इसको हार्ड कॉपी पे प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा, तो वो प्रिंट प्रीव्यू के जरिए देखा जाता है, और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है डाटा टैब के अंदर। MS एक्सेल के अंदर एक टैब आता है, दैट इज डाटा टैब। जब आप लोग MS एक्सेल ओपन करते हो तो ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे होम, पेज लेआउट, व्यू, फॉर्मूलाज, डाटा टैब, ये सब को हम क्या कहते हैं, दीज आर टैब्स। टैब्स के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टैब दे रखा है डाटा, रिव्यू, व्यू। तो जब आपने डाटा को क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे की साइड में एक ग्रुप आया, दैट इज सॉर्ट एंड फिल्टर, उसके अंदर ऑप्शन आया फिल्टर। तो फिलहाल डाटा टैब के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है, तो आंसर हो जाता है फिल्टर। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन तो कवर हुआ कि डाटा टैब के अंदर फिल्टर नाम का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कवर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो चंडीगढ़ ASI में पूछा गया था, इसीलिए ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि फिल्टर होता क्या है। तो फिल्टर क्या होता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग पर हम लोग फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। और फिल्टर हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं जी, तो जैसे मुझे ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए और मेरी रेंज 1000 से 2000 के बीच में ही है। ठीक है, तो हम कैसे काम करने वाले हैं जी, मैंने फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर पे मैंने लिख दिया जी उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 1000 से 2000 के बीच में, और उस शर्ट का कलर ब्लैक ही होना चाहिए, तो सारी चीज़ें हट जाएंगी। सिर्फ पर्टिकुलरली मुझे क्या दिखेगा, ब्लैक कलर की शर्ट और जिसका प्राइस 1000 से 2000 के बीच में होगा, सिंपल। तो हम फिल्टर को एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हमने छटनी कर दी चीज़ों की। ठीक है, छांट दिया चीज़ों को। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, जैसे आप मान के चलो मैं किसी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, ठीक है, और पूरे दिन में मैं 200 कॉल्स पर काम किया, और जब मेरी छुट्टी हुई तब मैंने एक एक्सेल शीट में ये पूरा डाटा मेंटेन किया और अपने टीम लीडर को सबमिट कर दिया शाम को।
लेकिन 200 कॉल्स में से 150 कॉल्स ऐसी थी जिन पर बात ही नहीं हुई, यानी या तो नेटवर्क अनअवेलेबल था या स्विच ऑफ था, तो किसी ना किसी तरीके से बात ही नहीं हो पाई। सिर्फ 50 कॉल्स थी जो एक्चुअल कॉल्स थी, जो आंसर्ड कॉल थी, जिस पर बात हुई। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो डाटा मेरे काम का है वो डाटा तो सिर्फ वही 50 कॉल्स है जिन पर मेरी बात हुई है। बाकी 150 कॉल्स तो वेस्ट हो गई ना, क्योंकि उन पे बात ही नहीं हुई। मुझे दोबारा से कॉलिंग करवानी पड़ेगी उन 150 कॉल्स पर ना, तो राइट। तो आज का काम कितना हुआ, सिर्फ वो 50 कॉल्स हुई। अब 200 कॉल्स में से मुझे वो 50 कॉल्स छांटनी पड़ेंगी। तो वो छांटनी हम कैसे करेंगे, तो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, फोन नंबर और रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्विच ऑफ है, नेटवर्क अनअवेलेबल है, या नॉट आंसर्ड है यानी पिक नहीं किया गया फोन, या आंसर्ड है जहां पर बात हुई है वहां पे कुछ ना कुछ रिमार्क्स तो लिखा होगा ना, ऐसे। तो ये आपका एक टेबल बना हुआ है। ओके, तो अब हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। डाटा टैब पे आपको मिल जाएगा ये फिल्टर वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे तो इसके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक फिल्टर बना हुआ आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन मुझे तो रिमार्क्स के अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई करना है ना, तो रिमार्क्स पे जो ये फिल्टर बना होगा आप इसे क्लिक कर देंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्सेस यानी चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, और जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो इन चेक बॉक्सेस के साथ आ जाएंगी एक एक बार। जैसे आपने लिखा है स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, नॉट आंसर्ड, और यहाँ लिखा है आंसर्ड, ये सब चेक बॉक्सेस के साथ आ गई। अब आपको तो सिर्फ आंसर्ड वाली चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उन पे टिक लगा दो, चेक बॉक्सेस में टिक लगा दिया तो वो हट गई, जो चाहिए थी वो रह गई। ठीक है, तो अब मुझे बड़ी आसानी से वो 50 कॉल्स मिल जाएंगी जिन पर मैंने बात की थी। ठीक है, ये चंडीगढ़ सीनियर असिस्टेंट, राइट, सीनियर असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि भाई MS एक्सेल के अंदर कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन किस में हो रहा है, या तो रोज में हो रहा होता है या कॉलम्स में हो रहा होता है। ठीक है, सिलेक्शन अमंग रोज एंड कॉलम्स, और उसके अंदर कॉम्बो बॉक्सेस आते हैं या चेक बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई किसके अंदर आते हैं, दैट इज फिल्टर के अंदर आता है ऐसा कुछ काम। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन का हम आंसर तब कर पाएंगे जब हमने ये प्रैक्टिकली किया होगा। लेकिन जब आप लोग कंप्यूटर वाली मैम के साथ जुड़े हैं तो बिना प्रैक्टिकल किए भी हम इसका आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो भाई वैलिड ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ईमेल का फुल फॉर्म, ये सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन ना। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा क्वेश्चन, ईमेल का फाउंडर कौन है, फाउंडर है रे टॉमिल्सन, ये ईमेल का फाउंडर है। ठीक है, अब वैलिड ईमेल हम कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, abc@gmail.com, ऐसे लिखते हैं। अब ये .com क्या है जी, ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि ये डोमेन नेम किसके लिए यूज हो रहा है। जैसे .com है, .com किस लिए यूज हो रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब किसी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, kuk.ac.in। हर कंट्री का अपना डोमेन नेम है, जैसे इंडिया का डोमेन नेम इज .in, ऐसे यूके का डोमेन नेम इज .uk। तो जब आपने लिखा kuk.ac.in तो ये डोमेन नेम किसका बना, एकेडमिक्स इन इंडिया, .ac.in हुआ ना, तो एकेडमिक्स इन इंडिया। ये HSSC ने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि .mil डोमेन नेम किस लिए यूज होता है, तो भाई मिलिट्री ग्रुप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम है, दैट इज .org। ये क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वैलिड ईमेल एड्रेस के लिए। तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रीफिक्स लिखा है @ से पहले, ठीक है, और @ के बाद, @ से पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है और राइट हैंड साइड में क्या आता है, ये ऑप्शंस भी कुछ इसी तरीके से हैं, आएंगे इन चीज़ों पर। लेकिन ये जो प्रीफिक्स आपने लिखा है इसके अंदर क्या हो सकता है, इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। लेकिन इसके अंदर कभी भी कॉमा नहीं आएगा, कॉमास नहीं आएंगे, स्पेस नहीं आएगा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, प्रीफिक्स को और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए हम लोग @ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। अब जरा हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या लिखा हुआ है।
जैसे एक तो मैंने एग्जाम्पल ये दिया ना आपको, abc@gmail.com, आप ऐसे भी लिख सकते हैं abc123@gmail.com, ये भी करेक्ट है। आपने ऐसे लिखा abc_123@gmail.com, करेक्ट है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन पढ़े, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहली दे रखी है द डोमेन अपेयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द, जो डोमेन है क्या वो लेफ्ट साइड ऑफ द @ सिंबल आता है, तो ये डोमेन है, ये डोमेन है ना, ये @ के राइट में है कि लेफ्ट में है, तो जी राइट हैंड साइड पर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना। अब ये स्टेटमेंट देखो, जो डोमेन है वो कहाँ आ रहा है, @ के राइट हैंड साइड पर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद ये स्टेटमेंट देखो, द प्रीफिक्स अपेयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द @ सिंबल, जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स ये था, ये प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स @ के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। हो गया ना सॉल्व। आगे चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस और इनवैलिड ईमेल एड्रेस को। तो जरा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, will.truscott@work.co.uk, तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे co.uk लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि हर कंट्री का डोमेन नेम है, इंडिया का इज .in, वैसे ही .co.in लिखते हैं ना हम, यानी कमर्शियल इन इंडिया। अब लिखा हुआ है .co.uk, तो ये कमर्शियल इन UK, ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं आना चाहिए, और @ भी है और work.co.uk डोमेन नेम भी है, तो ये करेक्ट हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, तो वैलिड वाले भी देखते हैं, इनमें अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, @ है, डोमेन नेम है, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए EOS_, अंडरस्कोर भी अलाउड होता है, नंबर भी अलाउड होता है, तो ये भी वैलिड है। ओके, अब यहाँ पर आइए जरा, ये समझिए, जॉन 0989, यहाँ तक तो बात सही है, @ भी सही है, सीना भी सही है, लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ है डोमेन नेम। अगर .com लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन .com लिखा तो नहीं है ना। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, तो ये तो गलत हो गया ना, वैलिड नहीं रहा। ओके, तो यानी वैलिड ईमेल एड्रेस के लिए आपको चाहिए क्या, इस तरीके का फॉर्मेट होगा, लेकिन उसके अंदर अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, जैसे यहाँ अंडरस्कोर दिखाया, यहाँ नंबर दिखाया, यहाँ अल्फाबेट दिखाया, तो ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और @ सिंबल भी यूज होगा, और एंड में हम लोग .com, .org ऐसे डोमेन नेम लिख सकते हैं, स्पेसेस नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, इनवैलिड के लिए क्या है कि क्या पता आपने @ ना लिखा हो तो गलत हो जाएगा, या आपने स्टार्ट और एंड में डॉट लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा, अगर उसमें स्पेसेस है तब गलत हो जाएगा, कॉमाज हैं तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैलिड और इनवैलिड ईमेल एड्रेस जरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल आईडी, इनमें से कौन सा वैलिड है। तो पहला ऑप्शन देखिए, abc@gmail.com, प्रॉब्लम क्या है, 2 @ आ गए तो गलत हो गया ना। अगला देखिए, abc@gmail.com, करेक्ट है, प्रीफिक्स आया जिसके अंदर अल्फाबेट है, @ आया, और यहाँ पे डोमेन नेम भी आया और डॉट का इस्तेमाल किया गया, तो करेक्ट है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर @ से पहले जीमेल आ गया तो गलत हो गया ना। यहाँ पे क्या है, @ का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए गलत है। वेरी वेरी सिंपल, हो जाएगा, बहुत आसान है, टेंशन लेना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। Which of the following is a type of software that controls the overall operation? क्या कर रहा है भाई, उस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल ऑपरेशन, सारे के सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के, उन सभी को मैनेज कर रहा है। तो कौन होता है, कौन कंट्रोल करता है, फटाफट आंसर बताएंगे, जिनको आंसर पता है फटाफट आंसर करेंगे। आंसर्स तो मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थोड़ा समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, तो जितनी भी विंडोज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लेटेस्ट विंडो कौन सी है, 11 है। तो कोई भी विंडो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज नहीं, लिनक्स, यूनिक्स, उसके बाद एंड्रॉयड, iOS, ये सब एग्जाम्पल आपके किसके बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं, ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब जरा मान के चलिए मेरा फोन है, मेरा फोन एक एंड्रॉयड फोन है, ठीक है। अब उसके अंदर एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्या आप अपने फोन में काम कर सकते हैं, सोचिए जरा इस बारे में। अगर आपका फोन एंड्रॉयड फोन है, चाहे iOS है, एप्पल का फोन है,
तो क्या आप अपने फ़ोन में काम कर सकते हैं अगर उसमें iOS नहीं है या एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फटाफट सोचेंगे तो नहीं कर सकते भाई काम, क्योंकि वो एक डब्बे के बराबर रह जाएगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो अब ज़रा लैपटॉप के एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी विंडो नहीं है, ना विंडो 7, ना 8, ना 10, ना 11, कोई विंडो नहीं है, तो क्या अपने पीसी में काम कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं कर सकते। तो यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका पीसी, आपका फ़ोन एक डब्बे के बराबर हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो विंडोज़ हैं वो क्या कर रही हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज कर रही है। ओके, तो यानी वो सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आंसर क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके साथ यहाँ पे दो और भी टाइप दे रखे हैं सॉफ्टवेयर के, जो हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला टाइप दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ज़रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर किसी को एग्जाम्पल पता है तो कमेंट कर देंगे मेरे बताने से पहले। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक टास्क कौन से? यानी कोई एक पर्टिकुलर तरीके का काम ही परफॉर्म करते हैं। उनके होने ना होने से हमारे कंप्यूटर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक वो पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट ऐप का, दैट इज़ व्हाट्सएप, है ना। तो व्हाट्सएप हमारी मोस्ट फेवरेट ऐप है। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है। ओके, तो क्या आप अपने फ़ोन में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फटाफट बताएंगे। अगर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है तो क्या मैं अपने फ़ोन में काम कर पाऊंगी? तो उसका जवाब है सिर्फ व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर पाऊंगी, बाकी सब करूंगी। स्नैप होगा मेरे फ़ोन में, स्नैप यूज़ कर रही हूँ, इंस्टा यूज़ कर रही हूँ, या कोई गेम खेल रही हूँ, ठीक है, या कैमरा का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये सारे काम कर सकती हूँ। सिर्फ मैंने व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर पाई। अगर हम अपने पीसी में बात करें और एमएस ऑफिस नहीं है तो क्या करोगे? एमएस ऑफिस के अंदर ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है ना, तो आप सिर्फ एमएस ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे, बाकी सब तो कर पाओगे ना। बाकी सबसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पीसी में कोई मूवी पड़ी है तो मूवी देख लोगे, अगर आपके पीसी में कोई गेम है तो गेम खेल लोगे, अगर उसमें टेली इंस्टॉल्ड है तो टेली पे काम कर लोगे, अगर आपने किसी को मेल भेजनी है तो वो मेल भेज लोगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे। तो पीसी को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा, बाकी सब तो काम हो रहे हैं ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर काम करता है, और इसका एग्जाम्पल होता है एमएस ऑफिस। चलिए आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन यानी डेफिनेशन हमारे पास एग्जाम में HSSC CET में पूछी गई थी। तो ज़रा समझते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। चलिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसका ढांचा संभालते हैं। अब ढांचा कैसे संभालेंगे जी? सबसे पहले हम एक जर्नल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का आप ढांचा कैसे संभालोगे बताइए ज़रा, या कैसे बनाओगे एक लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सीधा सा जवाब है कि जिस तरीके से वहाँ पर बुक्स अरेंज होंगी वैसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, वहाँ पर साइंस की बुक रखी, लेकिन साइंस में भी पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायो की, फिर मैथ्स की रख दी, फिर आपने जियोग्राफी की रख दी, फिर हिस्ट्री की रख दी, फिर पॉलिटी की, फिर कंप्यूटर साइंस की। तो जिस तरीके से आपने बुक्स अरेंज की वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लाइब्रेरी का ढांचा बन गया, ठीक है। अब फोन का ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो जिस तरीके से फाइल को सेव करोगे वैसे, जैसे मेरे फ़ोन में अगर मेमोरी कार्ड नहीं है तो सारी फाइल्स कहाँ जा रही हैं? सारी फाइल्स जा रही हैं इंटरनल मेमोरी में। अब मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड भी है तो वो पूछेगा ना फाइल कहाँ सेव करनी है, भाई मेमोरी कार्ड में सेव करनी है कि आपने इंटरनल मेमोरी में सेव करनी है, पूछेगा ना वो, ठीक है। अब आप जाते हो ज़रा फाइल मैनेजर में, तो फाइल मैनेजर में आप जाते हो तो वहाँ पे प्रॉपरली फाइल मैनेज्ड है, हर एक चीज़ का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। अगर आपको डाउनलोड्स निकालनी है, कोई फाइल जो आपने डाउनलोड की थी वो डाउनलोड्स में गई होगी, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट वाली फाइल है तो वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गई होगी, कोई कैमरा वाली फाइल है, फोटोज़ वाली फाइल है तो वो उन्हीं पर्टिकुलर फोल्डर्स में गई होगी। तो फाइल मैनेजर है जिसमें फाइल्स आपकी प्रॉपरली मैनेज्ड है। तो जिस तरीके से फाइल सेव होती हैं वैसे ही बन जाता है कंप्यूटर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। परफॉर्मेंस गिरेगी कैसे कंप्यूटर की? तो परफॉर्मेंस ऐसे गिरेगी
जब कोई वायरस अटैक करेगा, तो नया नया पीसी लेकर आए हो, वायरस ने अटैक कर दिया तो परफॉर्मेंस तो वैसे भी गिर जाएगी ना, तो परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा कौन? एंटीवायरस बनाएगा। तो यानी फाइल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? फाइल मैनेजिंग टूल्स। फाइल मैनेजिंग टूल्स क्या कर रहे हैं? फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, जिससे कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा बन रहा है। और एंटीवायरस, और एंटीवायरस क्या कर रहा है? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब HSSC ने क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करता है, कॉन्फ़िगर करता है और मेंटेन करता है। तो फटाफट आंसर करेंगे, कमेंट फटाफट चाहिए मुझे, जल्दी से बताइए, आ जाना चाहिए अब तो आंसर। कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस आप कैसे प्रोवाइड करोगे जी? आप जिस तरीके से प्रॉपरली फाइल्स को मैनेज करोगे ना, वैसे ही ना। अगर फाइल ढूंढने पर सर्च में फाइल का नाम डालते ही फटाक से फाइल आ जाती है, तो मतलब वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है ना, ढंग से रखी गई फाइल्स है। ऑप्टिमाइजेशन भी कैसे आएगी या मेंटेनेंस भी कैसे आएगी? अगर एंटीवायरस इंस्टॉल होगा तभी आएगी ना। वायरस क्या करेगा? फाइल्स को करप्ट करता है, खराब करता है, इन्फेक्ट करता है। लेकिन मेंटेनेंस हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? जब उसके अंदर एंटीवायरस डालते हैं, तो जितनी भी फाइल करप्ट हुई हैं, खराब हुई हैं, वो सारी चीज़ें हट जाती है ना। तो ये कौन काम करेगा? ऑप्टिमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस कौन देगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देगा। हमारा मोटो ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन की भाषा बदल जाए फिर भी हम आंसर कर पाएंगे, अगर हमें उनके मतलब समझ आते हैं। जब तक आप चीज़ों के मतलब नहीं समझेंगे तब तक कंप्यूटर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज? इसका तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज F12। और सेव एज में क्या डिफरेंस है? तो जब आप नई फाइल बनाते हो और कुछ भी एडिटिंग कर रहे हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो आप फाइल को सेव ही करोगे। और सेव का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+S। अब सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? जब आप फाइल की लोकेशन बदल देते हैं और उसका नाम बदल देते हैं, तब हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है। तो जब आप सिर्फ फाइल का लोकेशन बदल रहे हो, जैसे फाइल D ड्राइव में सेव थी, अब आपने डेस्कटॉप में सेव करनी है, तो आप सेव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। फाइल का नाम ABC था, बदल के PQR कर रहे हो, तब सेव एज का इस्तेमाल होगा। ओके, और सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को अलग करती है? ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हमें डिफरेंस बताना है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? तो ये ट्रांसलेटर है, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि कंप्यूटर की भाषा कुछ और है और हमारी भाषा कुछ और है। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है, मशीन लैंग्वेज है, यानी 0-1 है। चाहे हम कह दें कि हम आज AI तक पहुंच गए हैं, हम रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं, स्टिल कंप्यूटर को 2 ही अक्षर आते हैं और वो 0 और 1 है। लेकिन हम तो ऐसा इनपुट करवा ही नहीं रहे, हम तो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर को फटाफट समझ आ जाती है बात, आंसर भी दे देता है जी फटाफट। काम हो कैसे रहा है? तो हम ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये सीधी सी ऐसे हुई कि मेरी भाषा कुछ और आपकी भाषा कुछ और। मेरे को तमिल आती है, आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं पढ़ाने आ गई हूँ आपकी क्लास में और मैं तमिल में बोल रही हूँ, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। और आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो हिंदी या इंग्लिश में, मुझे क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम दोनों की भाषाएं अलग हैं, तो हम आपस में बात ही नहीं कर सकते ना। तो हमें एक तीसरा बंदा बिठाना पड़ेगा हमारे बीच में, और वो तीसरा बंदा कौन होगा जी? तो वो ट्रांसलेटर होगा, जिसको हम दोनों की भाषाएं आती होंगी, जो हम दोनों को आपस में बात करने के लिए मदद करेगा। और ऐसे ही ट्रांसलेटर हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में कौन है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर। एक और ट्रांसलेटर है जो असेंबलर है। फिलहाल यहाँ हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करेंगे। कंपाइलर इस्तेमाल होता है C और C++ जैसी लैंग्वेजेस में, और इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है रूबी और पाइथन जैसी लैंग्वेज में। ठीक है, रूबी लैंग्वेज का नाम है, किसी लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे ये। ओके, रूबी लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, तो कंपाइलर कैसे काम कर रहे हैं? पहले आपने पूरा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखा और कंपाइल की कमांड दे दी। C लैंग्वेज में या C++ में काम कर रहे हैं तो फिर कंपाइल की कमांड दे दी। अगर उसमें एरर है तो कंप्यूटर एरर निकाल देगा, अगर एरर नहीं है तो रन करके रिजल्ट दे देगा। लेकिन भाई दोनों की भाषाएं अलग हैं, तो एरर कैसे निकाल रहा है?
क्योंकि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, तभी इकट्ठे एरर्स आए या सीधा रन हो गया। जैसे अगर आप मुझे कहो मैम आप हमारा ना मैथ्स का पेपर चेक कर दो, भाई मैं नहीं कर सकती, मैथ्स का पेपर मुझे आता ही नहीं है। अब आप कहो मैम आप हमारा कंप्यूटर का पेपर चेक कर दो, बिल्कुल करूंगी, लाओ पेपर दो मुझे, जितनी गलतियां हैं सब निकाल के दूंगी, और अगर गलतियां नहीं है तो फुल में से फुल भी मार्क्स दूंगी, क्योंकि कंप्यूटर मुझे आता है इसलिए। तो कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर कैसे काम करता है वो समझिए। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है पाइथन में, तो पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले इस लाइन को पढ़ रहा है, इस लाइन को पढ़ने का मतलब है उसने हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल दिया है। अब वो जब दूसरी लाइन पढ़ रहा था उसको एरर मिलता है और वो रुक जाता है, वो कहता है मैं आगे नहीं पढ़ रहा भाई, इस एरर को सही करो फिर मैं आगे पढ़ूंगा, वो ऐसे कहता है। तो मतलब कंपाइलर ने कैसे काम किया, पहली लाइन को पहले उसने बदल दिया और इसने यहाँ से यहाँ तक ही कन्वर्ट किया, आगे तो उसने बदला ही नहीं, वो रुक गया है। उसका कहना है एरर करेक्ट करोगे तब मैं आगे चलूंगा, ठीक है। तो यानी इसने कन्वर्जन कैसे करी, इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर ने कैसे की, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में, ठीक है। अब जरा ऑप्शन पढ़ लो और आंसर पता है तो दे दो आंसर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ टीजीटी में भी ये क्वेश्चन था, मुझे फिलहाल ये याद आ रहा है, चंडीगढ़ टीजीटी 2024 में हुआ था तो क्वेश्चन था इसमें, कंपाइलर का काम क्या है ये क्वेश्चन था। और दिल्ली पुलिस में तो आया हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है, उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और जो जावा लैंग्वेज है उसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है कोड को लाइन बाय लाइन। सही बात है, यही तो हम कह रहे थे कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम को, यानी पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है। तो सही बात है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को बदल रहा है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदल रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। कंप्यूटर मुश्किल नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है फटाफट आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following is a common method used by attackers to steal your login credentials? हमलावरों द्वारा आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए उपयोग किए जाने वाली एक सामान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर तो इसका फिशिंग है, लेकिन ये टर्म हमें समझनी पड़ेगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में है, तो सुनेंगे इसको जरा ध्यान से, फिशिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये वाली फिशिंग सुनेंगे, फिर हमें दूसरी फिशिंग भी समझ में आ जाएगी। मछली पकड़ने वाली फिशिंग पर हम कैसे काम करते हैं, देखिए। हमने कांटे में खाना लगाया मछली के लिए, और मछली को क्या बोला, आओ जी आपके लिए खाना है, खाओ जी, ऐसे बोला। लेकिन हमने क्या किया, मछली को पकड़ लिया और खुद खा लिया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए, ठीक है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। तो हम लोगों ने क्या किया जी, पहले हमने मछली का विश्वास जीता। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना है, लो जी आओ और खा लो, लेकिन हमने उसके साथ एक फ्रॉड कर दिया, हमने उसको ही पकड़ लिया, ठीक है। सेम यही काम फिशिंग में है। फिशिंग में हम पहले किसी का विश्वास जीतते हैं, हम उसके ट्रस्टवर्दी बनते हैं, फिर हम उसकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं। और पर्सनल डिटेल्स किसी भी तरीके की डिटेल्स हो सकती हैं, चाहे वो उसकी लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड्स हो, एनी डिटेल्स, यूजर आईडी हो, लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड्स हो, एटीएम के पिन हो, या उसकी पर्सनल फोटोज हो, वीडियोस हो, लेकिन आप विश्वास जीतकर ही ये काम करते हो, तब उसको फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर फिशिंग का क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो भी हमें आंसर क्या समझ में आ रहा है, फिशिंग। लेकिन और भी तरीकों से इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आपका फिशिंग का क्वेश्चन बन रहा है किसी और लैंग्वेज में भी, तो उसमें आपको ट्रस्टवर्दी दिखेगा, ट्रस्टवर्दी दिखेगा, यानी किसी का विश्वास जीतते हैं। उसके बाद हम ट्रस्टवर्दी बन रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं। और पर्सनल डिटेल्स कैसी हो सकती हैं, कोई भी आईडी, पासवर्ड्स, एटीएम पिन, ऐसे। और किसी एग्जाम्स में बता ही देती हूँ, तो सीनियर असिस्टेंट, चंडीगढ़ सीनियर असिस्टेंट में इसको कहा गया कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग टर्म है, ओके, सोशल इंजीनियरिंग टर्म है, कहा गया।
या आपको मिल सकता है एचएसएससी ने जब क्वेश्चन बनाया तब उसमें लिखा ये फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है। तो दोनों सही बात है कि फ्रॉड तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, ट्रस्ट वर्दी हो गई, ये टर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रस्ट वर्दी होकर हम लोग पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं और ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, तब हम उसको फिशिंग कहते हैं। और जब ये फिशिंग वाला सारा काम हम बाय कॉल्स करते हैं तब उसको विशिंग कहते हैं। और जब यही काम हम एसएमएस के जरिए करते हैं तब उसको स्मिशिंग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मैलवेयर स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना एक नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों में फैलता है? विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ? तो कौन सा मालवेयर है जो अपने आप को खुद से रेप्लिकेट करता है? रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करना, एक एंटर हुआ लेकिन मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, लेकिन खुद से कर रहा है और इसे किसी की जरूरत नहीं है, खुद स्प्रेड हो रहा है, किसी नेटवर्क के जरिए सारे कंप्यूटर में खुद स्प्रेड हो रहा है। वो कौन होता है? तो वॉर्म होता है। वॉर्म का एक ही क्वेश्चन बनता है, और ये बात मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन को लेकर मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि वॉर्म से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बैंकिंग में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन है, और वो वॉर्म ही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, मतलब खुद से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, या आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग कह लो, एक ही बात है। और वो कौन होता है? वॉर्म होता है। ठीक है, और थोड़ा सा वायरस को समझते हैं तो वॉर्म भी समझ आ जाएगा आपको। वायरस का अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है तो पहला क्वेश्चन वायरस की फुल फॉर्म है, जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आगे सुनते हैं। अगर आपके फोन में या लैपटॉप में कोई वायरस आया है तो जब तक आप उसको क्लिक नहीं करोगे, आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, परमिशन नहीं दोगे, वो कुछ नहीं करेगा, वो पड़ा हुआ है। तभी तो कहते हैं कोई फोन कॉल आया, उसने कहा जी एक लिंक भेजा है, उसको क्लिक कर दो, क्योंकि वो क्लिक होने पर ही सर्कुलेट होता है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो हम उसको परमिशन देते हैं कि आओ जी हमारा पीसी खुद खराब करो, हम खुद परमिशन देते हैं क्लिक करके, हम उसके लिए होस्ट बनते हैं, हम उसको ट्रेवल करवाते हैं अपने पीसी में। लेकिन वायरस को, वॉर्म को नहीं। वॉर्म को हमने क्या कहा? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से मल्टीप्लाई करता है, इसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं है। एक नेटवर्क के जरिए 5 पीसी आपस में कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट हो जाएंगे, अपने आप स्प्रेड करेगा, किसी की जरूरत नहीं है उसको इधर से उधर पहुंचाने के लिए। लेकिन वायरस को है, वायरस को होस्ट चाहिए, और होस्ट कौन होते हैं? हम होते हैं। हम क्लिक करके उसको परमिशन देते हैं। तो इसीलिए अगर आप पूछो रेप्लिकेटिंग कौन है, कौन अपने आप को मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ टाइम्स, तो वायरस है। लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिर्फ और सिर्फ वॉर्म है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि कौन सा मालवेयर है जो खुद से रेप्लिकेट करता है और पूरे नेटवर्क में खुद से फैल जाता है, उसे किसी यूजर के इंटरैक्शन की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होता है? वॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पाईवेयर क्या होता है? अच्छा, इनमें से कौन स्पाईवेयर को डिस्क्राइब करता है? मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ, आप फटाफट आंसर दे देंगे। ओके, तो स्पाई मतलब जासूसी। तो ये सीसीटीवी के जैसे काम करता है, वर्क एज सीसीटीवी। अब सीसीटीवी क्या करता है? रिकॉर्ड करता है ना। तो मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो कैमरा के जरिए, उस क्लास में कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा के जरिए मैं बच्चों पे नजर रख सकती हूँ। मैं ये थोड़ी देख सकती हूँ कि उन्होंने नोटबुक में क्या लिखा। अगर वो लैपटॉप लेके बैठे हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि लैपटॉप में उन्होंने क्या किया। और ये बात हम लोगों ने सुनी होगी, आईटी सेक्टर्स में ज्यादा है कि, या प्राइवेट बैंक्स में आप देख लेते हो कि एम्प्लॉयज को कंपनी लैपटॉप्स प्रोवाइड कर देती है, मोस्टली इन आईटी सेक्टर्स ना। तो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको लैपटॉप्स। ओके, अब वो जो लैपटॉप्स हैं वो कंपनी के हैं। तो मुझे लैपटॉप मिल गया जी कंपनी से, तो मेरी मर्जी कर रही है, मैं तो उसमें जी फेसबुक चलाऊंगी, मैं इंस्टा चलाऊंगी, मैं कोई वीडियो एडिटिंग करूंगी उसके अंदर। तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि उनमें स्पाईवेयर इंस्टॉल है। तो स्पाईवेयर क्या कर रहा है? आप जो भी कुछ उसमें काम कर रहे हो उसको बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर रहा है, और वो सारा का सारा टेक्निकल टीम के पास जा रहा है। तो अगर आप अपनी पर्सनल आईडीज भी उसमें ओपन करते हैं तो टेक्निकल टीम को पता लग जाता है, क्योंकि वो मॉनिटर किया जा रहा है। ये काम करता है स्पाईवेयर। ओके, क्योंकि इनके लिए डाटा ही तो इम्पोर्टेंट है। डाटा इज डायमंड,
ये मोदी जी की टर्म है, डाटा आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है डाटा को लेके। चलिए वो अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी फिर बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। फिलहाल स्पाईवेयर है, तो स्पाईवेयर सीसीटीवी के जैसे काम करता है और यूज़र की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, वो कुछ भी काम कर रहा है। और जैसे मैंने बोला कैसे, हमारा लैपटॉप है तो हमने कोई भी काम किया उसको उसने बैकग्राउंड में रिकॉर्ड किया या मॉनिटर किया और उसने टेक्निकल वाली टीम को भेजा। टेक्निकल वाली टीम कौन थी? थर्ड पार्टी टीम थी। ओके, ये था स्पाईवेयर। फटाफट से ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर्स बताएंगे। और जितने भी हमारे क्वेश्चंस चले हैं, कुछ स्टूडेंट्स जुड़े होंगे जिन लोगों को ऐसा लग पा रहा है मेरे आंसर्स देने से पहले आप लोगों ने आंसर्स कर दिए होंगे, वो अपने मार्क्स भी लिखेंगे। अगर हमने इस क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट थे, मुझे ये कमेंट में चाहिए। ओके, तो आप लोग जरा बताएंगे मुझे आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट रहे हैं इस क्लास से रिलेटेड, और आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग को आसानी से पता चल चुका होगा। चलिए, क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पीड अप कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर को स्पीड देता है? तो नहीं देता है। सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर करता है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, तो सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा है योर कंप्यूटर एक्टिविटी, कंप्यूटर में जो भी काम चल रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन को वो सेंड कर रहा है थर्ड पार्टी को। बिल्कुल कर रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर वाली मैम चैनल के थ्रू आप लोग को बहुत एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल सटीक कंटेंट मिल रहा है फॉर योर एग्जाम, तो इस चैनल को आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ पाएँ। और मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप शेयर करिए ताकि हम लोग, और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ, बहुत अच्छे अच्छे MCQs आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच।